नमस्कार एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम एंड द वेरी रीज़न कि आज हम सुबह सुबह मिल रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को, वो है क्योंकि आज है 26 नवंबर। ऐसा क्या खास है 26 नवंबर के बारे में कि हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या कोई स्पेसिफिक ओकेजन है? क्यों हम इंडिया के नेशनल स्ट्रगल से रिलेटेड इस डे को इतना मान्यता देते हैं और क्यों इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज के लेक्चर में मेरे साथ जानते हैं इस डे की इम्पोर्टेंस और क्यों हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। 26 नवंबर वो दिन है जिसको हम संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। अब सबसे बड़ा जो सवाल है जो हम सबके सामने आता है कि वाई डिड इंडिया अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। हम 200 साल से ज़्यादा अंग्रेज़ों के राज में रहे, उससे पहले यूरोपियंस का राज था और उससे पहले अलग अलग इन्वेजन्स हुए। इस पूरी स्टोरी में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया? हम बहुत से ऐसे राइट्स हैं, लिबर्टी है, जिनको हम शायद महत्व भी नहीं देते क्योंकि वो हमारी लाइफ का इतना छोटा सा पार्ट बन गया है। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम जहाँ घूमना चाहें जा सकते हैं, जो खाना चाहें, जो पहनना चाहें, हमारे पास हर इस चीज़ की फ्रीडम है। ये सारी की सारी पावर हमारे पास आती कहाँ से है? ये आती है एक उस छोटी सी किताब से जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान। इस संविधान की कहानी क्या है जिसकी वजह से आज हम इस दिन को मनाते हैं, आज जानते हैं। कहानी शुरू होती है 1949 में, लेकिन क्या 1949 ही वो पहला मोमेंट था जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को या जिसको हम जानते हैं एज द संविधान दिवस सेलिब्रेट किया गया था? और वाई 26 नवंबर ओनली? द स्टोरी बिगिंस क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मली अडॉप्ट करा था। ऑल्दो ये फोर्स में आया था ऑन 26 जनवरी 1950, जिस दिन को हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन हम इंडिया के पावर का एक समारोह देखते हैं अक्रॉस द एंटायर विजय पथ, जहाँ पे अलग अलग चीफ गेस्ट आते हैं हर साल और हम एक शक्ति प्रदर्शन करते हैं हिंदुस्तान की यूनिटी का। लेकिन 26 नवंबर की क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी कहानी क्यों स्पेसिफिकली यही दिन और कब से इसको प्रोमिनेंस मिला वो जानते हैं। 26 नवंबर 1949 को जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मली अडॉप्ट करा, ये कहानी स्टार्ट हुई थी थोड़ा सा पहले अगर हम आए, जब भारत को मिली आज़ादी। हिंदुस्तान को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, जब देश के पहले जो प्रधानमंत्री थे नेहरू साहब, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को बोला कि आप आइए और डोमिनियन ऑफ इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर बन जाइए। 2 हफ्ते बाद ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए उन्होंने बोला अब ये जो ड्राफ्टिंग कमीशन है हमारा, अब आप इसको भी हेड करेंगे और इसी के साथ साथ जितने भी अलग अलग कमिटीज़ की रिपोर्ट आपको पेश किए जाएंगे, आप उसके हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूशन देंगे हमको। लेकिन ये स्टोरी धीरे धीरे कैसे पनपी? जो पहला आइडिया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम क्यों करना है, आइए अब उस स्टोरी को जानते हैं। इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जानते हैं। ये तो हम सबको पता है कि हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस अंग्रेज देना चाहते थे 1942 के टाइम से, जहाँ पे वो हमारा हिंदुस्तानियों का रादर एक पार्टिसिपेशन चाहते थे वर्ल्ड वॉर 2 में। ऑल्दो इंडिया के सोल्जर्स को उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में भेज दिया, लेकिन हिंदुस्तान की कोई भी मिनिस्ट्री, रादर हिंदुस्तान के लोग बिल्कुल खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानियों का तो ओपिनियन ही नहीं लिया गया था ना इस चीज़ में। ताकि हम उनको सपोर्ट कर पाएँ, ब्रिटिशर्स ने ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन और अलग अलग पैंथरे अपनाए और हमको रिझाने की कोशिश करी कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन वन फॉर्म और द अदर हम उनके वर्ल्ड वॉर 2 के एफर्ट्स को सपोर्ट करें। हिंदुस्तान की लड़ाई क्या थी? हमारे लिए तो जैसे हिटलर वैसे ही अंग्रेज, हमारे लिए तो दोनों ही इंपीरियलिस्ट शासक थे ना। हमारे लिए तो दोनों ही वही काम कर रहे थे जो हिटलर ने ज्यूज के साथ करा, ब्रिटिशर्स ने, या रादर पूरे के पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलॉन्ग विद देयर वाइसरॉयज एंड देयर गवर्नर जनरल्स हिंदुस्तान के साथ करा। यहाँ पे कुछ बहुत प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर्स आए जैसे लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, एम.एन. रॉय, जो कि कम्युनिस्ट लीडर थे, और इन सब ने बोला कि बहुत हो गया ये अंग्रेजी शासन, हमको चाहिए अब हिंदुस्तान का राज। लेकिन हिंदुस्तान का राज क्या इतना आसान था? नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे पास हर अलग अलग पॉइंट पे डिविजन्स थे। डिविजन्स क्यों? क्योंकि भारत को डिवाइड करने का जो डिवाइड एंड रूल का पैंथरा अपनाया था, कहानी शुरू हुई लॉर्ड कर्जन से, 1905 बंगाल का पार्टीशन। वहाँ से आते आते डिवाइड एंड रूल की वजह से मुस्लिम लीग बहुत प्रोमिनेंस में आ गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोमिनेंस में आ गई, हिंदू महासभा प्रोमिनेंस में आ गई, जिनके सबके फंडा अलग अलग, एजेंडा अलग अलग, लेकिन कहानी एक ही। कहानी क्या? भारत की आज़ादी
और उस आज़ादी के साथ साथ हमको चाहिए था ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे लॉज, ऐसे रूलिंग्स जहाँ पे हिंदुस्तानी ही डिसाइड करें अपने लिए। यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा अगर श्रेय किसी को दे सकते हैं फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या द वेरी आइडिया ऑफ अ संविधान, ये आता है थ्रू एम एन रॉय। एम एन रॉय ने 1934 में इस चीज़ पे बोला कि हम किस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संगठना कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए, ताकि हिंदुस्तानियों को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए बाय द इंडियंस देमसेल्व्स। इसके बाद 1946 में बनी कैबिनेट असेंबली, और ये जो कैबिनेट असेंबली आई, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्मेशन हुआ, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम लोगों ने देखी अलग अलग ड्राफ्टिंग कमिटीज। देयर वर अ टोटल ऑफ 13 ड्राफ्टिंग कमिटीज विच वर फॉर्म्ड, जिसमें से 8 थी मेजर कमिटीज और रिमेनिंग थी माइनर कमिटीज। अब इन ड्राफ्टिंग कमिटीज को हेड कौन करते थे, या अगर हम बात करें ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटीज बनी, इसको कौन कौन हेड करता था? अमंग्स द 8 मेजर कमिटीज एज वी डिस्कस, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द वेरी पर्सन जो हिंदुस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे। और इन्हीं की बदौलत हम फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते थे एज द लॉ डे इन इंडिया, द नेशनल लॉ डे। लेकिन एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया और कहानी में आया ट्विस्ट 2015 में। 19 नवंबर 2015 को फॉर्मली जो हम लोगों की सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्री है, उन्होंने बोला अब से हम इस दिन को एज द संविधान दिवस या एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया भी मनाएंगे। अब इन कमिटीज़ की अगर हम बात करें तो जितनी भी हमारी टोटल कमिटीज़ हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल था ड्राफ्टिंग कमेटी का। क्यों ड्राफ्टिंग कमेटी इंपॉर्टेंट थी? बाकी सारी कमिटीज जो 8 मेजर कमिटीज थी, जिसको हेड करा था जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, इन सब ने अपने अपने रिपोर्ट्स दिए, इंक्लूडिंग द माइनर कमिटीज ऑल्सो। इन सब के रिपोर्ट्स का एक एक्यूमुलेशन, एक कंपाइलेशन, और उस पे अलग अलग रिसोर्सेज जो थे, जहाँ पे भी दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस थे, उनके बेस्ट फैक्ट्स को लेकर आना कि जो हमारे देश के लिए प्रोमिनेंट है, उसको एक ऐसे फॉर्म में लेकर आना जो हमारे देश के लिए एब्सोल्युटली एक मैजिक का काम करेंगे। वो काम करा डॉक्टर अंबेडकर ने। अब यहाँ पे उनका रोल कैसे आया? एज अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, रादर एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, डॉक्टर अंबेडकर वर्कड डे एंड नाइट। किस चीज़ पे काम करा? स्पेसिफिकली ऑन द पार्ट कि हम किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स होने चाहिए, कितने शेड्यूल्स होने चाहिए, कितने पार्ट्स होने चाहिए, कितने चैप्टर्स होने चाहिए, इस डिवीजन को लेकर आए। अब फर्दर डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रोमिनेंट फीचर्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन तो मिल गया, और अब हम सेलिब्रेट करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 75 साल की आज़ादी के बाद, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली एनफोर्स हुआ 1950 में, कौन से फीचर्स लगे। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन, एक महीने, एक हफ्ते, एक साल में भी नहीं बना। देयर वॉज अ टोटल ऑफ 2 years, 11 months and 18 days। इतने लोगों की मेहनत, इतनी बड़ी बड़ी कमिटीज़, हर अलग अलग टाइम पे मीट करना, अलग अलग सोर्सेज से बोरो करना इस कॉन्स्टिट्यूशन को, और फिर कहानी आई कि हम हिंदुस्तान को एक किताब दे पाएँ विच विल बी बाय द पीपल ऑफ इंडिया। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कभी पढ़ेंगे, या कभी भी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने प्रियम्बल तो पढ़ा ही होगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इट। आपने हमेशा ही प्रियम्बल देखा होगा, या एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं तो भी आपने प्रियम्बल देखा होगा। प्रियम्बल पे फर्स्ट लाइन जो है दैट इज़ वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव आवरसेल्व्स। जहाँ पे अगर हम बात करें कि संविधान को पावर कहाँ से मिलती है, व्हाट इज इट दैट गिव्स द अथॉरिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज वी द पीपल, यानी हम जो भारत के नागरिक हैं। हमको लग सकता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कि हम शायद शून्य हैं, हमारा शायद कोई महत्व ही नहीं होता अदर देन द 5 years ऑफ इलेक्शन, बट ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि हम ही उस पावर का सोर्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी प्रोमिनेंस आती है दैट इज बिकॉज ऑफ अस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर सोशल, रिलीजियस, कास्ट बैकग्राउंड, नन ऑफ इट मैटर्स। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ पिवटल फैक्ट्स का डिस्कशन करें, कौन से वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी डिवर्सिटी के बाद भी एक यूनिफाइड किताब काम कर रही है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि दुनिया का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इन टर्म्स की आप हम मजाक के तौर पर बोल देते हैं कि छोटी सी किताब है, बस यही तो पढ़नी होती है, बट इन इटसेल्फ इट हैज़ एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स, और फिर क्योंकि मैंने बोला कि लिविंग डॉक्यूमेंट है तो इसको अमेंड भी तो करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग टाइम्स, चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। हमको इसको अमेंड भी करना पड़ता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हर साल 2 साल
कभी कभी तो एक साल में 4 बार भी आपको n नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं कि हाँ सोसाइटी में ये चीज़ गलत हो रही थी, इसको सही करा गया, या कोई पुराना लॉ था जो अब एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए हम उसको चेंज करना चाहते हैं. Another pivotal fact with the Constitution of India is that it has like a plethora of features. In what sense features? हमारे पास है एक फेडरल स्ट्रक्चर तो है लेकिन एक यूनिटरी बायस है. मतलब हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट एट द टॉप फॉलोड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स. उसके नीचे हमारे पास आता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हमारे पास पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं स्टेट्स. सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज लाइक द पेरेंट जिसके 28 बच्चे हो गए, ये छोटे छोटे स्टेट्स और छोटे छोटे यूनियन टेरिटरीज. देन हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है ताकि हम लोकल लेवल पे डेवलपमेंट कर पाएं एंड देन वी मूव towards the higher levels. Another prominent feature with the Constitution of India is कि हमने अडॉप्ट करा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को. क्यों अडॉप्ट करा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को? क्योंकि हम अंग्रेज़ों के शासन में इतने लंबे समय तक थे, हम लोगों ने एक बहुत ही क्लोज तरीके में, एक बहुत क्लोज नज़रिए से देखा कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता है. और हमारे सामने रादर अंग्रेज़ों ने एक वाइट मैन हेजेमनी का इतना बड़ा गैम्बल खेल रखा था, तो हमको लगता था कि यार ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे लिए बढ़िया है. बट नहीं, सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है. एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि हमको एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो हो रिस्पॉन्सिबल. स्टेबिलिटी आती रहे जाती रहे फिर भी काम चल जाएगा. हमको क्यों एक रिस्पॉन्सिबल सरकार चाहिए थी? क्योंकि जब भारत को आज़ादी मिली 84% के अराउंड हमारी पॉपुलेशन इलिटरेट थी. उनको अगर आप समझाने बैठोगे कि भैया फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज क्या होता है, उनको समझ ही नहीं आएंगे वो कॉन्सेप्ट्स. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमको एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो भारत के हर नागरिक को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड इक्वली ट्रीट करे. एंड हेंस वी अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अनदर प्रोमिनेंट फीचर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कि हमने इसको अलग अलग सोर्सेज से लिया. हाँ, बहुत से लोग ऐसा बोल सकते हैं, कई बार बहुत हिस्टोरियंस, जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कई बार बोलते होंगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज कॉपीड. नो, इट इज़ नॉट. एंड इवन इफ इट वर कॉपीड, हमने तो अच्छी चीज़ें ली है ना बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से. क्यों हमने ये अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को लिया? क्योंकि शायद इन्हीं कुछ कुछ फैक्टर्स की वजह से हमारा जो डाइवर्स देश है वहाँ पे एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर आ पाए. हम जिस फ्रेटर्निटी में, जिस यूनिवर्सल या रादर एक नेशनल ब्रदरहुड में बिलीव करते हैं, वो इसी के तहत आ पाती है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बी द 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके सॉर्ट ऑफ अ ब्लूप्रिंट आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हो, फॉलोड बाय द पार्लियामेंट या द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लिश, दैट इज द यूके, यूएसए का, आयरलैंड का, साउथ अफ्रीका, द वीमार रिपब्लिक, यूएसएसआर का, जापान का. हमने हर जगह से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिए, जिसमें से रूल ऑफ लॉ हो सकता है, जिसमें से इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट हो सकता है, राज्यसभा का इलेक्शन हो गया, इमरजेंसी प्रोविजंस आ गए, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो हमने बोरो करे हैं. लेकिन even if we have borrowed all these provisions, they play a very pivotal role for us. Why so? क्योंकि ये हमको, भारत के नागरिकों को एक स्टैचर देते हैं, एक पोजीशन देते हैं, एक फ्रीडम देते हैं. ये वो फ्रीडम है जो हमको गारंटी की गई है बाय दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को. 26 नवंबर हमारे लिए, या कई बार हम किसी से पूछेंगे रैंडमली, ऐसा हो सकता है कोई बोल दे अरे क्या होता है 26 नवंबर को, इट्स जस्ट अ नॉर्मल डे. 26 जनवरी तो सुना है, 26 नवंबर क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो भाई? 26 नवंबर को सेलिब्रेट ही इसलिए किया जाता है ताकि हमारे जितनी भी स्पीच है, एक्सप्रेशन है, हमारे लाइफ है, लिबर्टी है, कोई भी हमारी पर्सनल फ्रीडम है, वो सब गारंटीड ही इस दिन और इस किताब की वजह से होती है. अब हम डिस्कस करेंगे उस हस्ती के बारे में जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा. ये तो इस बात पे तो सबने बहुत ठाके मारे होंगे कि मैम सोचो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को टाइप करने बैठते तो कितना टाइम लगता, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, डिपेंड करता है आपकी टाइपिंग पे. ठीक है, अब क्योंकि एसएमएस की दुनिया है भाई, पूरा दिन व्हाट्सएप पे टिक टिक करते रहते हो तो जल्दी टाइप कर दोगे आप लोग. लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं होता था. जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखा गया एंड इट वॉज रिटन बाय प्रेम रायजादा. प्रेम बिहारी रायजादा की अगर हम बात करें, ये कैलीग्राफर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जहाँ पे एज अ कैलीग्राफर इन्हीं के साथ साथ, अब
इतना ब्यूटीफुली आपने इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उसको ऐसे ही तो रख नहीं सकते हो। तो जो ओरिजिनल कॉपी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको एक हीलियम फिल्ड कैबिनेट में आज भी जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है वहाँ पे रखा गया है। अब बात आती है कि मैम जो लिखाई है वो तो हो गई, द रिटन पार्ट इज कंप्लीटेड, बट व्हाट अबाउट द डेकोरेशंस। जैसे यूपीएससी का अगर मेंस का कभी आंसर शीट देखा होगा तो ये पता होगा, दोनों तरफ मार्जिन दिया जाता है। तो क्या उस मार्जिन में रफ वर्क करते थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स? नहीं, वहाँ पे जितने भी शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे, दे हैव ब्यूटिफुली हैंड प्रिंटेड, उन्होंने ब्यूटिफाइड वर्जन्स हैं जहाँ पे उन्होंने डेकोरेट कराए। एंड वी हैव सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम्स इन द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग नंदलाल बोस, और जो हमारे राम मनोहर सिन्हा हैं, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन जाता है टू द एंटायर डेकोरेटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन की तो कहानी हमने देख ली, ये जान लिया अडॉप्ट क्यों करा, कहाँ से करा। एम.एन. रॉय का जो एक विजन था उसको किस तरीके से ढाला गया इन अलग अलग आर्टिकल्स में, किस तरीके से बी.आर. अम्बेडकर ने हिंदुस्तान की यूनिटी को एक साथ लेके चले, और किस तरीके से हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने चूज करा रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओवर स्टेबिलिटी। लेकिन इसी के साथ साथ हमको एक छोटा सा डिस्कशन और करना पड़ेगा इस दिन से रिलेटेड, विच इज़ द लॉ डे। हम नहीं भूल सकते कि इस दिन को एज द नेशनल लॉ डे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम मनाते आए थे। क्या क्या फैक्टर्स थे, रीज़न क्या हो सकता है लॉ डे मनाने का? इसका सबसे प्रोमिनेंट और सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है कि हिंदुस्तान में जो भी लॉ एंड जस्टिस का कंडीशन है, हम उसको रेगुलरली असेस करते रहें कि क्या अच्छा चल रहा है, खराब है। जो जस्टिस हमको प्रियम्बल के तहत प्रॉमिस किया गया था, द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, क्या वो मिल भी रहा है लोगों को, या सिर्फ ऑन पेपर रख के भैया भूल चुके हैं और अब इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न आता है ताकि जो भी बार एसोसिएशन है और जो बेंच है जुडिशरी का, उसके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितने भी जजेस हैं, जस्टिसेस हैं, वो सिर्फ जजमेंट दे रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड जो भी हमारे एडवोकेट्स हैं, केस पे केस लेकर आए जा रहे हैं, PILs फाइल हो रहे हैं, बट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द सेम। कहीं पे ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो हम उसको नल एंड वॉइड कैसे डिक्लेयर करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट रीज़न क्यों हम इस दिन को एज लॉ डे ऑब्जर्व करते हैं, ताकि हम हमारे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को और ज़्यादा सेलिब्रेट कर पाएँ, स्ट्रेंथन कर पाएँ। ये हमको पता है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी रादर एक बेसिक फीचर है, किस तरीके से हिंदुस्तान की जुडिशरी इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट है। ओवर अ लॉट ऑफ पॉलिटी सेशन जान जाओगे इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब भी। लेकिन लॉ डे में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस पार्ट आता है कि भाई लीगल प्रोफेशन को सेलिब्रेट करना भी तो बनता है। जब डॉक्टर्स डे है, जब इंजीनियर्स डे है, फादर्स डे, मदर्स डे होते तो बेचारे लॉयर्स ने क्या बिगाड़ा है, वो तो उस कैटेगरी रादर उस भीड़ का पार्ट थे, उस एलीट ग्रुप का पार्ट थे जिसकी वजह से हमको आज़ादी मिली। ये वो लोग थे जो कंटिन्यूअसली लड़ते गए हमारी आज़ादी के लिए, जिन्होंने हमको एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसकी वजह से द एंटायर क्लब ऑफ इंडियंस, हम 130-135 करोड़ जो लोग हैं एक साथ खड़े हैं एक तिरंगे के नीचे। अपार्ट फ्रॉम दैट वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजंस वाज लोग, यार ऑफ कोर्स द पीपल ऑफ इंडिया, इनको कैसे भूल सकते हैं। हम इंश्योर करना चाहते हैं कि जो भी जुडिशियल सिस्टम है उसके तहत हम इसको कैसे वैल्यूएबल बना सकते हैं फॉर द पीपल, ताकि जो एक्सेसिबिलिटी भी है जस्टिस की वो भी मिले लोगों को। ऐसा नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू द टॉप 1% ऑफ द इकोनॉमिक रिच पीपल हेंस आपके लिए जस्टिस है, बट अगर आप सबसे गरीब तबके के हैं आपके लिए जस्टिस है ही नहीं। जस्टिस इज फॉर एवरीवन एंड इट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी तरीके का इनजस्टिस नहीं होना चाहिए जुडिशियल सिस्टम में। हमने ये कहावत कई बार सुनी होगी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हाँ यार बिल्कुल, लेकिन ताकि इन छोटी छोटी चीज़ों से हम इम्प्रूव कर पाएँ, हम कैसे लोगों का कॉन्फिडेंस वापस लेकर आ पाएँ जुडिशियल सिस्टम में, इसी वजह से हम 26 नवंबर को एज अ नेशनल लॉ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अब जब हम बात कर ही रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे की, डॉक्टर अंबेडकर की, लॉ डे की, तो एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर ही लेते हैं साथ ही साथ में। 2021 के मेंस पेपर में एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन था, आपको ये बताना था ये जो वेरी डॉक्ट्रीन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, ये है क्या, और आपको इसके साथ रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजंस आए हैं उस पर फोकस करना था। अब क्योंकि हम भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं तो अंबेडकर साहब के वर्ड्स में ही देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती क्या है। इनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो गई कोई भी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन जहाँ पे अलग अलग लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच में कोऑपरेशन।
अगर ये कोऑपरेशन ही नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमको एंड रिजल्ट चाहिए, जो भी हमको कन्फ्रंटेशनल ग्रुप्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन सॉर्ट आउट करना चाहते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को, वो नहीं कर पाएगी। एंड हेंस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की अगर हम बात करेंगे, ये एक क्यों पैरामाउंट रेफरेंस का टॉपिक है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, क्योंकि ये बैठा ही इस चीज़ पे है ना कि गवर्नेंस को अगर हमको अनफोल्ड करना है या गवर्नेंस के काम को हमको अनफोल्ड करना है, तो उसके लिए लोगों में और प्रशासन में किसी ना किसी तरीके का समझौता तो होना चाहिए, किसी ना किसी तरीके का एक कॉमन ग्राउंड तो आना ही चाहिए ना। एंड इसीलिए कुछ प्रोमिनेंट एलिमेंट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के, जो आप खुद कॉन्स्टिट्यूशन में से देख सकते हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया, इंडिविजुअल लिबर्टी हो गई, राइट टू इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम ऑफ चॉइस हो गई, प्रियम्बल हो गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, सोशल जस्टिस, द प्रोसीजर विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ एंड अलॉन्ग विद दैट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और इन सारी कहानियों में अगर कभी भी कोई जजमेंट जानना है, एक जजमेंट से क्या होगा, हियर इज अ होल लिस्ट ऑफ द एंटायर जजमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट का सबरीमाला वर्डिक्ट देख लो, जहां पे रिलीजियस फ्रीडम, जेंडर इक्वालिटी, राइट टू वुमेन टू वर्शिप, जो कि आर्टिकल 14, 21 और 25 के तहत गारंटी की गई है, इन सबको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात कर रहे हैं, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की अगर बात करें, दिस वाज द वेरी फर्स्ट पार्ट। यहाँ हमने ये देखा कि सबरीमाला केस में किस तरीके से सोशल मोरालिटी के अगेंस्ट जाके, जहाँ पे एक बायस था अगेंस्ट द वुमेन, उसको हटाया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे फोकस किया गया। Similarly, we have the Keshwanand Bharti case, we have the NAS Foundation case, and we have the Delhi Lieutenant Governor case. इन सारे ही केसेस में हम लोगों को ये चीज़ समझ में आती है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन इटसेल्फ, जो कि इस्टेब्लिश करती है रूल ऑफ लॉ इन द लैंड को, उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द एस्पिरेशंस, विद द आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम लोगों का ट्रस्ट, लोगों का बिलीफ इस कॉन्स्टिट्यूशन में और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेसी के, वेदर इट इज़ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और द जुडिशरी, नहीं लेकर आएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन मात्र एक किताब रह जाएगा। और 26 नवंबर लाइक एनी अदर डे विल पास अवे फ्रॉम अस। हमको इस दिन को अगर एक्चुअली में सेलिब्रेट करना है, जितने भी ऐसे सोशल रॉन्ग्स होते आए हैं, वी नीड टू इंश्योर कि हम उसको सही कैसे कर सकते हैं। थैंक यू शिवांगी गौतम मैम। दोस्तों, इसके आगे संविधान दिवस के बारे में मैं अरविंद सिंह राजपुरोहित आप सबसे वार्तालाप करूंगा। संविधान क्यों चाहिए हमें, संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं, और हमारे इस संविधान के क्या फीचर्स हैं जो आपको और मुझे पता होने चाहिए इस संविधान दिवस पर, ताकि हम सब इस संविधान को बचाए रखें और हम सब अपने देश को तरक्की की दिशा में लेकर के चल पड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये संविधान क्यों चाहिए होता है हमें। देखिए, संविधान हमें 4 कारणों के लिए इम्पोर्टेंटली चाहिए, और वो है, पहला कारण कि हमारे देश के आइडियल्स क्या होने चाहिए, हमारे देश में हम एक कैसा देश बनाना चाहते हैं उसका कहीं ना कहीं डेफिनेशन होना चाहिए। हम किसको लिबर्टी देंगे, हम किसको इक्वालिटी देंगे, हम और कौन कौन से राइट्स सिटीजन्स को देने वाले हैं, ये आइडियल्स हमने कहीं लिखे होने चाहिए। ये आइडियल्स कहाँ लिखे हैं? हमारे संविधान में एक लिखित डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सब मेंशन्ड है। आगे अगर हम बात करें तो संविधान आपको दूसरा कारण है चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके गवर्नेंस सिस्टम कैसा होगा, गवर्नमेंट में कौन आएगा। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ तो मैं गवर्न करूँगा, या जो ज़्यादा शक्तिशाली है वो गवर्न करेगा। गवर्न कौन करेगा, कैसे करेगा, गवर्नमेंट का एग्जैक्ट सिस्टम कैसे होगा, किस तरीके से एग्जीक्यूटिव काम करेगा, लेजिस्लेचर काम करेगा, जुडिशरी काम करेगा, कैसे इनके बीच में रिलेशंस होंगी, ये सब कहाँ लिखा होगा। और अगर इनके बीच में कोई मतभेद हैं, कोई इश्यूज़ हैं, तो वो इश्यूज़ कौन सॉल्व करेगा। अगेन वहाँ पर आता है हमारा संविधान। तीसरा कारण है, ऐसा कहते हैं कि एक बार अगर आप पावर में आ जाओ तो फिर आप जो चाहो वैसा कर सकते हो, और कल को हम सिटीजन्स किसी को पावर में ले आते हैं, अथॉरिटी बना देते हैं, और अथॉरिटी बनाने के बाद में अगर उन लोग कहें कि आपको कोई हक नहीं है, आपके कोई राइट्स नहीं है, तो फिर क्या हम लोग अपनी ज़िंदगी एक डिग्निफाइड मैनर में जी पाएंगे? उत्तर नो है इसका। तो इसीलिए हमको चाहिए कुछ ऐसे हक जो गवर्नमेंट हमसे छीन नहीं सकती, और यहाँ पर वो गवर्नमेंट के ऊपर में रेस्ट्रिक्शन रहेगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, हम कैसे, कौन से मानकों से हम तय करेंगे कि गवर्नमेंट को क्या करना है और गवर्नमेंट को क्या नहीं करना है। ये तीसरी चीज़
हमारी फंडामेंटल राइट माने कि मूलभूत हक के फॉर्म में लिख करके दी हुई है। और चौथी चीज़ जो संविधान आपको देती है वो है आपको अपने आप से बचाती है। रूल्स रेगुलेशंस अगर सेट है तो गेम काफ़ी आसान बन जाता है। अदरवाइज़ आप सबको पता है कि अफरा तफरी होती है, अराजकता होती है, और ये अराजकता एक देश को दुर्गति की तरफ में लेकर के जा सकती है। और कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान है वो बड़े ही स्पष्ट शब्दों में लिखा होने की वजह से हम लोग हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आप देखिए पाकिस्तान में, आप देखिए श्रीलंका में, आप देखिए नेपाल में। नेपाल ने तो 4 कॉन्स्टिट्यूशन अब तक अपनाए हुए हैं, और अभी अगेन वी डोंट नो 5वां कॉन्स्टिट्यूशन भी अपना ले। तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से डिफाइन नहीं होने की वजह से, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस ढंग से डिफाइन नहीं होने की वजह से पूरी अराजकता फैल जाती है, और वो आपके लिए क्रिएट करती है बड़ी प्रॉब्लम। तो ये 4 कारण हैं जिसके लिए हमें संविधान की बड़ी आवश्यकता होती है। संविधान की आवश्यकता समझने के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें से जो तीसरा जो मुद्दा था, जो कि है मूलभूत हक का और फंडामेंटल राइट का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर में हमारे पास में मल्टीपल पार्ट्स हैं, इसमें शेड्यूल्स हैं, इतने आर्टिकल्स हैं, वो सब आप याद नहीं कर पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। लेकिन आपके और मेरे काम की जो चीज़ है वो है मूलभूत हक माने कि फंडामेंटल राइट्स। और एक और चीज़ डीपीएसपी, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बेसिकली बताते हैं कि गवर्नमेंट, जो आगे आने वाली गवर्नमेंट है, उनको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम फंडामेंटल राइट्स की, जो मूलभूत हक हैं। फंडामेंटल राइट क्यों बनते हैं, ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में मेंशन्ड है, जो आपके और मेरे काम की चीज़ है। ये इसलिए बनते हैं क्योंकि अगर इनमें से किसी भी राइट का उल्लंघन हो, हक का उल्लंघन हो, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट। यूजुअली अगर आपके मैरिज रिलेटेड कोई राइट्स अगर हार्म हो रहे हैं, या अगेन आप लोगों के कोई दूसरे क्रिमिनल राइट्स हैं, तो उनके कंटेक्स्ट में आपको सुप्रीम कोर्ट तक अपील करते करते पहुंचना होता है। लेकिन फंडामेंटल राइट माने कि मूलभूत हक, आप लोग विदाउट किसी अपील के सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हो। सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए हम लोग गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट के तौर पे जानते हैं। तो हमारा संविधान जो है वो आपको ये मूलभूत हक देता है, और आपको ये हक देता है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो अगर आपको कोई तकलीफ है तो। अब ये मूलभूत हक क्या हैं जो आपको और मुझे मिले हुए हैं, और अगर ये आपको पता हो तो अगेन हम सब मिलकर के इस देश में एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं और दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारा पहला मूलभूत हक, जिसको हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी, कि आप, मैं, हम सब समान हैं। हमारे यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ मैन नहीं है कि आज इसके मन में ये हुआ तो उसने ये रूल लगा दिया, कल उसके मन में ये हुआ तो उसने वो रूल लगा दिया। ये राजवंशी परंपराओं में हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। अब हमारे भारत देश में कानून का शासन है। कानून में क्या लिखा है उसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और किसी को भी जबरन गलत तरीके से अरेस्ट नहीं किया जाएगा या उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। अगर वो कानून में लिखा है तो ही होगा। सभी को समानता का हक मिला हुआ है, क्या गरीब क्या अमीर, सब कानून के सामने समान होंगे। क्या प्रधानमंत्री और क्या एक लोअर रैंक का ऑफिसर, सब कानून के सामने बराबर होंगे। अगर गलती की है तो उसकी सज़ा मिलेगी, और अगर किसी को कोई बेनिफिट दे रहे हैं तो वो भी आप सबको समान मिलेंगे। ये सबसे पहले समानता का हक। और आप सब तो जानते ही हैं कि एक देश में आपको कब लगेगा कि आपके साथ में न्याय हो रहा है, वो आपको तब लगेगा जब आपको समानता आपके देश में दिख रही हो। अगर समानता नहीं है तो न्याय नहीं है। तो न्याय की नींव है समानता, और इसलिए सबसे पहला हक आपको समानता का मिलता है, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगला समानता का जो हक होता है वो है कि किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, रेस का हो, कास्ट का हो, जेंडर का हो, प्लेस ऑफ बर्थ का हो, इन सब के अगेंस्ट में गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट नहीं कह सकती है, या गवर्नमेंट की अथॉरिटी में कोई अगर आदमी बैठा हुआ तो वो नहीं कह सकता है कि तुम नीच वर्णीय जाति के हो या उच्च वर्णीय जाति के हो तो हम आपके साथ ये करेंगे या वो करेंगे, या आप इस रिलीजन के हो तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे क्योंकि आप इस रिलीजन के हो। ये गवर्नमेंट को करना अलाउड नहीं है। इसी को हम कहते हैं आर्टिकल नंबर 15, जिसमें किसी के अगेंस्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आगे डिस्क्रिमिनेशन के अलावा डिस्क्रिमिनेशन और एक जगह पर जहाँ पर होता है वो है एम्प्लॉयमेंट। आप सबको पता है कि
कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपने जॉब्स निकालती है ताकि सब लोग मिल करके देश को सुचारू रूप से चला सकें। अब ये जॉब्स में अगर सिर्फ कुछ ही लोगों को अगर हम प्रेफरेंस देते हैं तो वो तो हम सब के लिए एक बुरी बात हो जाएगी। तो आपका, मेरा, हम सब का समान हक है कि हमको गवर्नमेंट की वो जॉब मिले, प्रोवाइडेड आप वो मेरिट का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हो। अगर ये आपका है तो आपको पूरा हक है। जो हमारे देश में एक अभिशाप बना हुआ था, अनटचेबिलिटी, जिसको हम छुआछूत कहते थे कि हम जस्ट बिकॉज आप अगेन किसी दूसरे जाति को बिलोंग करते हो तो हम आपसे छुएंगे नहीं, हम आपके घर का खाना नहीं खाएंगे। और ये जो छुआछूत पूरी तरीके से सिस्टमैटिक मैनर में फैली हुई थी, उसको ख़त्म करने का काम हमारा संविधान करता है। इतना ही नहीं, इसी के लिए कानून भी बने कि आपके साथ में इस तरीके के छुआछूत के और बाकी के डिस्क्रिमिनेशंस ना हो। फिर सबसे, अगर एक बार आपको समानता का हक मिल जाए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो दूसरी अगली जो चीज़ चाहिए होती है वो है आपको व्यक्ति, आपको जो अपने अंदर में अभिव्यक्ति जो आपको करनी है वो अभिव्यक्ति करने का हक मिले। कि आपके अंदर में है कुछ, आपको कहना है, चाहे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही क्यों ना हो, आपको कहना है, तो वो क्यों ना आप लोग फ्रीली बोल पाओ। ये संविधान में आपको हक दिया हुआ है। तो इस हक का हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए फ्रीडम ऑफ प्रेस से लेकर के आपको, अगर आपके ट्विटर पर कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं, आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर कुछ लिखना है लिख सकते हैं। ऑब्वियसली कोई भी गवर्नमेंट जो हो कुछ ना कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शन लाने की कोशिश करती है, लेकिन अगर वो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं तो डेफिनेटली, जैसे आप किसी को डिफेम कर रहे हो तो वो बात तो गलत होगी, तो उस पर रेस्ट्रिक्शन ज़रूर आते हैं। पर हमारा संविधान आपको ये हक ज़रूर देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके अंदर में बहुत सारे आपके राइट्स आते हैं, जैसे आपको जो प्रोफेशन करना है उसकी आज़ादी हो। अब ये नहीं है कि भाई कुम्हार का बेटा कुम्हार बनेगा, नहीं, या मोची का बेटा मोची बनेगा, नहीं। मोची का बेटा अगर अफसर बनना चाहता है तो अफसर भी बनेगा। मोची का और चाय वाले का बेटा या तेली का बेटा अगर प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो वो भी बनेगा। और आप इसमें से कोई किसी को नहीं रोक सकता कि आपको क्या प्रोफेशन लेना है। आपको पूरे भारत देश में जहाँ घूमना है वहाँ पर आप घूम सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। जहाँ आपको रहना है वहाँ पर आप रह सकते हो। तो अगर कोई आपको कहे कि नहीं नहीं आप तो दूसरे स्टेट को बिलोंग करते, हमारे स्टेट में क्या कर रहे हो, तो उनको पहले कहिएगा जा करके हमारे संविधान का आर्टिकल 19 पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं यहाँ क्यों आया हूँ। भारत देश सबका है, किसी एक रीजन का, किसी एक रिलीजन का या किसी एक कास्ट का नहीं है। भारत देश हम सब का है और हम जहाँ चाहे वहाँ पर आज़ादी से रह सकते हैं। ये आपको हमारे मूलभूत हकों में मिलता है। बट इन मूलभूत हकों से भी आपको कुछ, जितने पावर आपको चाहिए, जितनी डिग्निफाइड लाइफ के लिए आपको जीना है, वो जो चाहिए वो नहीं मिलता है। उसके लिए क्या है, उसके लिए आते हैं हमारे कुछ हक जो आर्टिकल 20, 21 एंड 22 में मेंशन्ड है। जैसे अगर आपको अरेस्ट किया जाए, मैं आपको आर्टिकल 22 की बात बताता हूँ। पुलिस है, गवर्नमेंट है, पावर में हो, सत्ता में हो, मन चाहे तब आपने अरेस्ट कर लिया। तो अगर किसी को अरेस्ट किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपको अरेस्ट किया जाए तो 24 घंटे के, सबसे पहले तो आपको कारण बताया जाए कि किस कारण से आपने उनको अरेस्ट किया है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर अंदर आपने एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा आपको। और अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहे कि हाँ भाई इनको जो आपने पकड़ा है वो सही तरीके से पकड़ा है, तो ही आपको जेल में डाल सकते हैं या जेल में रख सकते हैं, अदरवाइज आपको छोड़ना पड़ेगा उनको। आपको एक लॉयर द्वारा डिफेंड करने का हक होना चाहिए। और अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है तो आपको वहाँ से छूटने का भी पूरा हक है। ये हमें पता ही नहीं है, और जब पता नहीं है तो इन सभी का मिसयूज़ होता है। इसीलिए संविधान दिवस पर हम ये एक ऐसी सीरीज़ लेकर के आए जिसमें आप अपने हकों को समझें। फिर किसी को भी कोई डबल पनिशमेंट नहीं हो सकती। एक क्राइम अगर आपने किया है तो उसकी एक ही पनिशमेंट होगी। आपने चोरी की, जेल गए, छूट गए, फिर चोरी करोगे तो ज़रूर आपको जेल भेजेंगे। लेकिन आपने एक बार चोरी की थी इसलिए आपको 3 बार सजा दी जा रही है, ये नहीं है। आपको ही कबूल नहीं करने के लिए बोल सकते हैं कि कबूल करो कि मैंने ही जो है वो ये गुनाह किया हुआ है। नहीं, ये गवर्नमेंट का, ये पुलिस का काम है कि वो प्रूव करे कि किस तरीके से मैंने ये गुनाह किया है। तो यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी। तो
ये हमारे कुछ और हक हमको मिले हुए हैं जिससे हम लोग अपनी राजनीतिक ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं। इसी के अलावा हमारे संविधान निर्माता जो थे उन्होंने बहुत सोच समझ करके देखा था, उनको पता था हमारे यहाँ पर चाइल्ड लेबर है, तो चाइल्ड लेबर को जो हजार्डस इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें नहीं घुसने दे, या किस तरीके से हम उसको पूरी तरीके से रोक सकें ताकि बच्चे अपना बचपन जी सकें। आप सोचिए, आपका बचपन अगर अच्छा नहीं बीता होता इसलिए आप दूसरों का भी बचपन खराब कर रहे हो, कैसा होगा। तो आपको सभी को अपना बचपन जीने का हक मिले, किसी को भी फोर्सफुली काम न करना पड़े, ये आपके संविधान के हक हैं। सभी को एजुकेशन का राइट मिलता है कि आप जो है, देखिए एक बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं जो मैंने आपको एक जो चौथा मुद्दा जो बताया था और दूसरा मुद्दा जो बताया था कि रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो आप लोगों के एकदम क्लियरली लिखे हुए हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस में ये वाली बात बताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बताएगी। सुप्रीम कोर्ट हमें बताती है कि आपका जो राइट टू लाइफ जो है और लिबर्टी जो है उसके अंदर में आपको राइट टू एजुकेशन का भी हक होना चाहिए। क्योंकि आप खुद बताइए, अगर एजुकेशन ही नहीं है, एक अच्छा हेल्थ ही नहीं है, तो क्या वो लाइफ है? क्या मियर एक एनिमल एग्जिस्टेंस, आप एकदम जानवरों जैसे जब जिंदा हो, जिंदगी जी रहे हो, तो क्या हम उसको ज़िंदगी बोल सकते हैं? नहीं। अगर आपको वो चाहिए तो आपको एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए आपको एजुकेशन होना चाहिए, एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो मिले, प्राइमरी हेल्थ केयर तो मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वाला हक मिलना चाहिए। ये वाली बात जो है वो गवर्नमेंट को बताई गई। गवर्नमेंट ने फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत हम सब के लिए एक प्राइमरी एजुकेशन जो है वो एटलीस्ट सबके लिए फ्री कर दिया है। अब ये मैटर नहीं करता आप कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है आपको प्राइमरी एजुकेशन सही से दिलवाना हो। ये हमारे संविधान में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। इसी के अलावा आप अगर किसी माइनॉरिटी के कल्चर के हैं तो जस्ट बिकॉज आप माइनॉरिटी हो तो मेजॉरिटी जैसे जी रहे हैं वैसे ही हम भी जिए, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। माइनॉरिटी को उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने का, उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का, उनकी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने का पूरा हक हमारा संविधान देता है। ये कुछ हक आपको मैंने बताए। इसके अलावा भी संविधान ने बहुत अच्छे काम करके हमको दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे संविधान में नहीं लिखा होता कि ब्यूरोक्रेट्स कौन बनेंगे या ब्यूरोक्रेट्स को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी बॉडी का गठन होगा, नहीं लिखा होता, तो आप तो सब जानते हो नेता अपने भतीजे को, अपने भांजे को, अपने बेटे को, सबको बना दिए होते अभी तक ब्यूरोक्रेट। आपको तो चांस ही नहीं मिलता था। लेकिन संविधान एक यूपीएससी जैसी बॉडी बना करके हमको दिया है जिसमें आपके मेरिट के बेसिस पर आपको अपॉइंट किया जाता है और आप ऑफिसर के तौर पर काम करते हो। संविधान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी बॉडी बनाई है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करता है। संविधान हमारे कैग जैसी बॉडी को बना करके गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो गवर्नमेंट का एक हिसाब लेता है। ये हम सबको अगेन एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए हेल्पफुल है। इसी के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर में राज कर रहे थे उस समय में भी सभी लोगों को वोटिंग का हक नहीं था, कुछ गिने चुने लोगों को वोटिंग का हक था। लेकिन हमारा संविधान आता है और एक ही बार में, चाहे वो वुमन हो, चाहे वो मेन हो, चाहे वो किसी भी रेस के हो, रिलीजन के हो, सबको एक साथ में राइट देता है वोटिंग का, जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। हम सबकी एक सिंगल सिटीजनशिप है, हम सब वोट कर सकते हैं। आज देखिए आप, क्यों श्रीलंका में कहर मचा हुआ है, क्यों बांग्लादेश अलग हो गया, आपके ऊपर में लैंग्वेज इंपोज की गई। पाकिस्तान ने कहा कि ईस्ट पाकिस्तान की लैंग्वेज और वेस्ट पाकिस्तान की लैंग्वेज, दोनों की लैंग्वेज उर्दू होगी। उर्दू भाषा के चलते अलग हो गए। हमारे संविधान ने हमको बहुत सारी भाषाएं दे दी। शेड्यूल नंबर 8 में हमको 22 भाषाएं दी हुई कि भाई इनमें से आपको जो भाषा पसंद है वो आपकी भाषा है, किसी एक भाषा को हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का कि हमारी जो है वो नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संविधान में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है कि नेशनल लैंग्वेज हिंदी, हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी। हमारी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस जो हैं उनमें 22 भाषाएं थी जिसमें से हिंदी एक है। तो हिंदी अगर है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक भाषा है, और वो
हमारी ऑफिशियल मतलब अधिकृत भाषा है, बट नेशनल भाषा ये शब्द कहीं नहीं दिया हुआ। तो ये संविधान जो है ये सब चीज़ों का ब्यौरा हमको एक लिखित स्वरूप में बहुत अच्छे तरीके से देता है। यही तो संविधान का सिग्निफिकेंस है, और कहीं ना कहीं इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखने की वजह से ही आज हमारा इंडिया जो है वो आज इस तरीके से एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के तौर पर चल रहा है। सोचिए 140 करोड़ लोगों को संभालना, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कौन सा देश है जो डेमोक्रेटिकली 140 करोड़ लोगों को संभाल रहा है। चाइना के पास में ऑथोरिटेरियनिज्म है, बट ये एक संविधान है जिसकी नींव इतनी मजबूत है जिसके बेसिस पर हम सब 140 करोड़ लोग जो हैं वो इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। यही संविधान हम सबको एक डिग्निफाइड लाइफ देता है। अब एक और मुद्दे का एनालिसिस करते हैं। देखिए, कोई भी राज्य अपने आप को हमेशा एक कल्याणकारी राज्य माने कि वेलफेयर स्टेट के तौर पर जानना चाहेगा, और ये बातें तो अर्थशास्त्र में भी लिखी हुई है कि प्रजा सुखे सुखम राजः प्रजानाम च हिते हितम, कि प्रजा के ही सुख में राजा का सुख है और प्रजा के ही हित में राजा का हित है। मतलब अर्थशास्त्र में कौटिल्य कहते थे कि एक वेलफेयर स्टेट को बनाया जाए, तो जो हक हमको उसी समय पे दिए जा सकते थे उनको हमने मूलभूत हक के फॉर्म में, फंडामेंटल राइट के फॉर्म में दे दिए। लेकिन जो हक हम नहीं दे पा रहे थे क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं थी और बाकी कैपेसिटी नहीं थी, उनको हमने डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिया, जिनके थ्रू आज हमारे गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दी गई है कि आपको इस दिशा में काम करना है। आपको दलितों को, आपको वुमन हैं, आपके चिल्ड्रन हैं, उनकी हेल्थ का, उनके एजुकेशन का, जो लेबर्स हैं उनको एक लिविंग वेज दिलवाना, इन सब पर काम जो है वो हम लोग कर रहे हैं। और गवर्नमेंट को मापने का भी यही अपना तरीका है कि गवर्नमेंट सही से काम कर रही है क्या। देखिए ज़रा डीपीएसपी से मैच कीजिए, क्या एक गर्भवती महिला को उनके जब वो गर्भवती हैं उस समय में उनको छुट्टी मिल रही है क्या, या उनको अभी भी लेबर का काम करना पड़ रहा है, जा कर के ईंटें उठानी पड़ रही हैं, या उनको अभी भी अपने जॉब पर जा कर के काम करना पड़ रहा है, या उनको जॉब से निकाल दिया जा रहा है। अगर आप बीमार हैं तो क्या आप लोगों को एक सफिशिएंट अमाउंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है क्या, आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है क्या आपको न्याय दिलवाया जा रहा है क्या। ये सब चीज़ें हमारे डीपीएसपीज़ में लिखी हुई है ताकि हम देख सकें कि आने वाली जो गवर्नमेंट्स हैं वो सही से परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो संविधान बहुत कुछ सिखा करके गया, आपको कुछ दे करके गया और आपको कुछ देखने के लिए कहा है कि आप देखो जरा, मैंने तो तुमको कुछ दे दिया है, तुम भी अब देखो कि ये चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट करवाओ अपने अपने गवर्नमेंट से। इसीलिए हमारे वो डीपीएसपीज़ में सब कुछ लिखा हुआ है। फिर एक और कंसेप्ट जो संविधान के बारे में कहा जाता है कि हमारा संविधान एक वृक्ष की तरह है। इसको कभी कभी एक लिविंग ट्री, लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। लिविंग ट्री, लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों? क्योंकि एक मतलब मर तो वो जाता है जिसको आप बार बार कोट ना करो। हम लोग संविधान को बार बार कोट करते हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। दूसरी बात, संविधान लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है या लिविंग ट्री क्यों है? क्योंकि समय के साथ में इसमें बदलाव होते रहते हैं। इसमें जो चीज़ें पहले लिखी हुई थी वही चीज़ें आगे तक कंटिन्यू होगी ऐसा नहीं है, आपके चेंजेस आते रहते हैं। जैसे सर्विस टैक्स जो पहले नहीं हुआ करता था उसको हम लेकर के आए। हमने रिजर्वेशन जो है वो सोशल और इकोनॉमिक बेसिस पर, मतलब सामाजिक और आर्थिक दृष्टियों से हमने रिजर्वेशन दिया था, इकोनॉमिक दृष्टि से नहीं दिया था। लेकिन हमारे संविधान की ये खास बात है कि हम उसको एडिट कर पाएँ और अब उसमें आर्थिक दृष्टि से भी जो लोग दुर्बल हैं उनको हम लोग रिजर्वेशन दे पाएँ, ताकि उन लोग भी गवर्नमेंट की जॉब्स का, एजुकेशन का पूरी तरीके से बेनिफिट ले सकें। ये एक इस तरीके से चलती फिरती हमारी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। जो जैसे एक ट्री बड़ा होता है ना, वैसे ही हमारा संविधान भी बड़ा हुआ है। समय के हिसाब से हमारा संविधान बदला भी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ मुख्य तथ्य जो हमारे संविधान से जुड़े हुए हैं, जो आपको नहीं पता थे, वो मैंने अभी आपको उनका परिचय करवा दिया है। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी चीज़ अभी तक हमेशा परफेक्ट नहीं होती है, उसमें कुछ न कुछ लैकिनाज होते हैं। वैसे ही हमारे संविधान में भी बहुत सारी अभी तो त्रुटियां हैं जिनको हमको पूरा करना है, और कुछ त्रुटियां आप में हैं, कुछ मुझ में हैं, वो भी हमको निकालनी है, ताकि इस संविधान दिवस पर हम सब देश को उन्नति की दिशा में लेकर के जाएं और ना कि हम लोग उसको और नीचे गिरें। तो उसके लिए क्या कहें, क्या त्रुटियाँ हैं?
प्रॉब्लम ये है कि हमारा संविधान, हम गर्व से कहते तो हैं कि हमारा संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। प्रॉब्लम ये है कि समझ ही नहीं आता, इतने सारे आर्टिकल से क्या याद रखोगे। नेपोलियन बोनापार्ट कहता था लॉ इतना होना चाहिए जो आपके पॉकेट में आ जाए और इतना इजी होना चाहिए कि कॉमन मैन को भी समझ में आ जाए। हमारे कॉमन मैन को समझ ही नहीं आता और उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हमारी गवर्नमेंट्स कभी कभी करती है, हमारे जो एमपीज़ हैं वो करते हैं। इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉयर्स की लैंग्वेज में लिखी है, कभी कभी इसको लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है। ये लॉयर्स पैराडाइज जो है, तो लॉयर को भी बहुत दम लगाना पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए, इसका उसका, इसका कन्फ्लिक्ट उसका कन्फ्लिक्ट। तो इसको थोड़ा सा इजी भाषा में, ताकि लोग भी उसको समझ पाए, सीख पाए, इसकी हमको ज़रूरत है। कुछ आउटडेटेड फीचर्स हैं, उनको निकालने की आवश्यकता है। नई जो चीज़ें हैं उनको हमको लेकर के आने की आवश्यकता है। जैसे अभी आजकल डिजिटल राइट्स की बात हो रही है, डिजिटल राइट्स हमको नहीं मिल रहे हैं। जैसे डेटा प्रोटेक्शन, आपका मेरा सबका डेटा प्रोटेक्ट होना चाहिए, ये आपका एक मूलभूत हक होना चाहिए, ये आना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट ने आपको दे दिया है, लेकिन राइट टू प्राइवेसी को हमने एक्सप्लिसिटली लिखना चाहिए कि हमारे संविधान में ये होना चाहिए। तो इस तरीके के कुछ बदलावों की आवश्यकता है। और एक सबसे बड़ी गलती आप और मैं जो करते हैं वो है कि संविधान को हम लोग ढंग से समझने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम भी कभी कभी असंवैधानिक मार्ग जो है वो लेते हैं। कहीं ना कहीं हमें और आपको अपने मार्गों को भी बदलने की आवश्यकता है, और ये हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, संविधान दिवस के इस अवसर पर हम सब प्रण लेते हैं कि संविधान की जो त्रुटियां हैं उनको हम निकालने में पूरा काम करेंगे, और जो इसके फ़ायदे हैं उनको हर तरफ में बांटेंगे, हर तरफ में लोगों में अवेयरनेस वगैरह फैलाएंगे। इसी के साथ में संविधान जो है वो आप लोगों को एज आई सेड ऑलवेज कि एक डिग्निफाइड लाइफ दिलवाने में जो मदद कर रहा है, उसको हम लोग सच में हर एक इंसान तक डिग्निफाइड लाइफ को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यही जो है वो आज हम संविधान दिवस के दिवस पर कहेंगे और इसको अपनाने की भी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ में हमारा एक संविधान दिवस के दिन एक टेस्ट है जो यहाँ पर नीचे लिंक में आपको दिया हुआ है, उस पर वो फ्री टेस्ट है, सभी के लिए ओपन है। तो आप अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं कि संविधान के बारे में आपको कितना पता है। इसी के अलावा अनअकैडमी पर ऑफर्स चल रहे हैं, एकदम बिगेस्ट ऑफर चल रहा है जिसमें एकदम कम रेट्स पर आप लोगों को 18 महीने का सब्सक्रिप्शन, 6 महीने के सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिल रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को खोइएगा नहीं। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद एंड जय भारत। मित्रों, आज 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन वो कौन से 3 आर्टिकल हैं जिस पर हमने फोकस करना है एग्जाम पास करने के लिए नहीं, नागरिक के रूप में। पहला है आर्टिकल 17, अस्पृश्यता निवारण, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आज़ादी के इतने साल बाद भी कुछ बार हम न्यूज़ में देखते हैं कैसे SC/ST के खिलाफ अत्याचार हो रहा है गाँव में। इन सब से लड़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आर्टिकल 51 है, जहाँ पर अपने बुनियादी या मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, एक तो है प्रमोट ब्रदरहुड। ट्विटर, सोशल मीडिया पर ये पूरा दिन जो हिंदू मुस्लिम का जहर फैल रहा है उसके खिलाफ लड़ना ज़रूरी है। साथ ही साथ प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द डिग्निटी ऑफ वीमेन, महिलाओं का सम्मान हो। ये आज भी न्यूज़ में कुछ ना कुछ रेप, मर्डर, ईव टीजिंग, एसिड फेंक दिया, ये जो चल रहा है उसके खिलाफ लड़ना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में आर्टिकल 311, जहाँ पर सिविल सर्वेंट्स को नौकरी से निकालेंगे नहीं आसानी से, ऐसे उनको सब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन जो दिए गए हैं, तो उन्हें वो खुद में याद रखना है कि मुझे ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से काम करना है। कोई मिनिस्टर, कोई पॉलिटिशियन मुझे हटा नहीं सकता आसानी से, क्योंकि संविधान में मुझे सब प्रोटेक्शन मिला है। तो ये उनको याद रखना है। तो आइए हम ये 3 आर्टिकल्स पर फोकस करें और अपने देश को आगे ले जाएं। साथ ही साथ इस दिन में मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन को नमन करता हूं कि जिन्होंने ये संविधान बनाया और हमारे देश को यहाँ तक पहुँचाया। लेट्स क्रैक इट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। दिस में डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, 26 नवंबर आ रहा है। 26 नवंबर हम लॉ स्टूडेंट्स के लिए, पॉलिटी स्टूडेंट्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation in our constituent assembly on this 26th
day of November 1949 to hereby adopt an act and give to ourselves this constitution. तुम्हें मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? तो हमारे इसी वीडियो के लिंक में जो लिंक है उसको क्लिक करो, take part in the contest and win awesome prizes. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and jai. जब भी हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो हम हमेशा फंडामेंटल राइट्स और मूल अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन इसी के साथ दो और बहुत महत्वपूर्ण खंड हैं हमारे संविधान में। एक पार्ट 4 दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी, और एक पार्ट 4A जिसे मूल कर्तव्य या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। इवन दो दोनों ही हिस्से नॉन जस्टिसेबल हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक नागरिक अगर उसके कुछ राइट्स हैं तो उसकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। सिर्फ और सिर्फ राइट्स प्रैक्टिस करना हमारे लिए सही नहीं है। अगर हम एक सिविलाइज सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। साथ में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इवन दो वो भी जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन वो हमारे सुशासन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि महिला और पुरुष के बीच में समानता, अल्कोहल का रिमूवल, एग्रीकल्चर में प्रमोशन। इस तरीके से अगर देश में सुशासन लाना है तो डीपीएसपीस को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है।